त्रिलोकीनाथ शो के दूसरे एपिसोड में आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित किया है और आज उस पद पर हैं जिस पद के लिए लोग अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के जिलाध्यक्ष और अपने युवा साथी अमन सूर्यवंशी जी। अमन सूर्यवंशी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? और बताएं क्या चल रहा है आजकल? समाज के मुद्दे, जी, देश के मुद्दे, ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं जिनसे देश और दुनिया वाकिफ नहीं है। और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज के ज़माने में देश में और इस प्रदेश में क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बचपन के बारे में बताएं, फिर मैं आगे की जानकारी शेयर करूंगा। सबसे पहले त्रिलोकीनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बातचीत करने के लिए, और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और सभी का हार्दिक स्वागत। तो थोड़ा बचपन के बारे में बताएं कि कहाँ से एजुकेशन आपकी शुरू हुई और क्या शुरुआत में आपने समस्याएं देखी? मेरी राजनीति की शुरुआत किसी पद पाने के लिए नहीं हुई है। बचपन से ही मैंने लोगों के बीच असमानता, गरीबी और तमाम समस्याएं देखी हैं, और धीरे धीरे करके मैंने उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। सामाजिक संघर्ष किया, और सामाजिक संघर्ष करते करते फिर मेरी शुरुआत समाजवाद से हुई, और समाजवाद में मेरा संघर्ष काफ़ी लंबा हुआ, और समाजवाद का संघर्ष करते करते मैं समाजवादी बना और समाजवादी पार्टी मेरी शुरुआत हुई। ठीक है, मुझे तक जहाँ जानकारी है शुरुआत में आप हिंदूवादी संगठन बजरंग दल में नगर पंचायत जो इस समय नवाबगंज है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, नगर अध्यक्ष। राष्ट्रवाद से लेकर ये जो समाजवाद की यात्रा है, ये परिवर्तन कहाँ से? क्योंकि कोई व्यक्ति राष्ट्रवाद होता है तो राष्ट्रवादी है, लेकिन समाजवादी में आप हो गए, ये कहानी कैसे परिवर्तित हो गई? मेरे लिए समाजवाद सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं है। समाजवाद गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ वो सभी व्यक्ति, वो सभी लोग जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, उनके हक और सम्मान की लड़ाई है। और रही बात विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल की, तो वो दौर था जब मैं बाल्यकाल से ही इनके चंगुल में फंसा। बिल्कुल, मैं अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, ठगा हुआ महसूस कर रहा था जी, क्योंकि वहां मैं बुरी तरीके से इनके चंगुल में फंसा, और वहां मैं रह रहा था, मेरा जी घुट रहा था। और जी घुटने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि वहां पर मेरे जो आदर्श हैं, मेरे महापुरुष हैं, उनको ना सम्मान मिला, ना उनकी मुझे बात कहने का मौका मिला, ना ही मुझे मंच मिला। तो इसी तरीके से वो शुरुआत और रही, और मुझे लगता है कि मैं पूरे ही फर्रुखाबाद में सबसे इंगेज नगर संयोजक था बजरंग दल का, जो कि एक अलग दौर की बात है। आज के दौर में मैं समाजवादी हूँ और ये मेरा अंतिम फैसला है। और जहां तक मुझे जानकारी है, मेरे साथ ही आप भी नेहरू युवा केंद्र में चयनित हुए थे, तो नेहरू युवा केंद्र की यात्रा कैसी रही आपकी? बचपन से ही कोई भी युवा होता है जी, वो एक स्पोर्ट पर्सन होता है, अपने अपने खेल होते हैं और उन खेलों से जुड़ा हुआ होता है। जब मैं कहीं देखता था कि खेल या स्पोर्ट की बात आती थी, गांव गली मोहल्ले में आयोजन होते थे, नवाबगंज ब्लॉक में होते थे। मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो सबसे पहला खेल में जो मैंने आयोजन हुआ था नवाबगंज ब्लॉक में, मैंने उसमें प्रतिभाग किया था और मैं सफल रहा था, क्योंकि मैं रनिंग का प्लेयर था। उस समय रनिंग में था, फिर मैं शूटिंग में पहुंचा। लेकिन नेहरू युवा केंद्र का एक बैनर लगा हुआ था और उसमें बैनर के तले मैंने उसमें प्रतिभाग किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा ये युवाओं के लिए कुछ कर रहा है। और मेरे बड़े भाई थे, वो भी नेहरू युवा केंद्र में कुछ दिनों तक रहे थे। हाँ, उसके बाद ही हमारे और आपका बहुत लंबा साथ रहा है नेहरू युवा केंद्र में, और बड़ा अच्छे वो पल हैं। हमारे कई साथी आज सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में लोग पहुंचे हैं। नेहरू युवा केंद्र ने भी हमें बहुत चीजें सिखाई हैं, और आज भी नेहरू युवा केंद्र की सिखाई हुई चीजें अमन सूर्यवंशी लेके चल रहा है। नहीं, नेहरू युवा केंद्र से आप
समाज को और युवाओं को क्या बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो देश हित के लिए कुछ भी करना चाहें तो उनको कोई ना कोई चीज बागडोर पकड़नी चाहिए। नेहरू युवा केंद्र भी एक युवावस्था का, भाई उसकी एज होती है बिल्कुल 15 से 29 के बीच में उस संगठन जो कि एक खेल मंत्रालय भारत सरकार से जुड़ा हुआ एक संस्था है, जिसका अब नाम भी शायद चेंज हो गया है, माई भारत कर दिया गया है। वो बचपन से ही सिखाता है कि कम बजट में, कम तैयारी में युवाओं के बीच अपनी बात कैसे रखें, प्रोग्राम कैसे कराएं, और खेल कूद के बारे में, स्वच्छता के बारे में, शिक्षा के बारे में, पर्यावरण के बारे में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं और तमाम ऐसे कार्यक्रम है जो नेहरू युवा केंद्र सिखाता है। आपके हिसाब से नेहरू युवा केंद्र युवाओं के लिए कैसा प्लेटफॉर्म है? देखिए, नेहरू युवा केंद्र में रहा हूँ तो मुझे लगा है मैं भी बहुत बेहतर उसमें रहा हूँ और कई सारे मैंने युवाओं को मौका दिया है। ग्रामीण क्षेत्र का युवा अपने आप को हताश होता है, निराश होता है, परेशान होता है क्योंकि उससे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। गांव में प्रतिभा छुपी होती है। जितने भी आपने देखे होंगे, एक बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी प्लेयर निकले हैं वो गांव की मिट्टी से ही निकले हैं। पहलवान निकले हैं, निकले हैं, चाहे हरियाणा की मिट्टी की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की मिट्टी की बात हो। तो नेहरू युवा केंद्र उनको जानकारी देता है। गांव गांव में जाते थे हम लोग, गांव में जाते थे, गांव के बीच पहुंचते थे, युवाओं को बताते थे भैया देखो हम नेहरू युवा केंद्र से आए, ये क्या है, ये ऐसे है कि युवाओं के बीच में काम करता है, स्पोर्ट के बारे में काम करता है। तो इसी तरीके से गांव के लोगों को पता चलता है, उसे एक चैन मिल जाती है और उसी चैन के सहारे वो आगे की स्टेज पार कर लेता है। ठीक है, अब मैं एक ऐसी कहानी पर आता हूं जो हमने बहुत ही करीब से देखी, और जिस किसी व्यक्ति के जीवन में वो कहानी आती है तो वो कहानी मार्मिक हो जाती है। 2022 का वो दौर, जब 6 अप्रैल का वो काला दिन, जिस दिन उसको काला दिन कहें या कुछ और कहें, कि उस दिन शायद आपका जन्मदिन भी होता है और उसी दिन आपकी माता जी का देहांत भी हुआ था। तो किस तरीके से आपने, मैंने देखा है एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति क्या लगाव होता है, उसको मैंने अच्छी तरीके से देखा है। तो ये सबसे कठिन अगर कोई दिन था मेरी जिंदगी में तो मेरे लिए 6 अप्रैल का दिन है। वो फोन, सुबह 4 बजे का पूरा प्लान, साथियों की कॉल, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की कॉल और कार्यक्रम की तैयारी, क्योंकि मैंने अपनी माँ को फोन किया था और मैंने माँ से कहा था मैं अपने जन्मदिन पर एक आयोजन करूंगा। माँ तो मेरी माँ हमेशा ही, मैं आपको बता दूं, एक पुजारी प्रवृत्ति की महिला थी और वो अनन्य शिव की अनन्य भक्त थी। तो मेरी माता जी की जब मुझे सूचना मिली, मेरे पास सुबह 4 बजे करीब फोन आया, भैया वो फोन करते हैं और कहते हैं कि माँ का देहांत हो गया है। तो वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं और वो कठिन दौर मुझे हमेशा रुलाता है और माँ की कमी मुझे हमेशा खलती है। लेकिन मैं माँ के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। आज मेरे जन्मदिन पर मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करता, कोई आयोजन नहीं करता। मेरा लक्ष्य है कि मैं अपनी माँ के नाम से वो संस्थाएं चलाऊं जिसमें मेरी देश के और प्रदेश के और इस जिले के, इस ब्लॉक के कुछ ना कुछ मेरे गांव के ही जो परेशान मेरी बुजुर्ग टाइप में मेरी माताएं हैं, मैं उनकी सेवा कर सकूं। ठीक है, सुना है आपकी माता जी प्रधान भी थी और दोबारा चुनाव नहीं हुआ तो वर्तमान में प्रधान अब भी हैं। नगर पालिका हो, नगर पंचायत होगी वो अलग विषय है, अभी प्रधान ही रहेंगे क्योंकि चुनाव दोबारा हुआ नहीं है। मेरी माँ वो महिला थी जिन्होंने आज तक कभी अपने आप को प्रधान माना ही नहीं। सीधी सरल स्वभाव की महिला थी और माँ के बारे में क्या कहूँ, माँ से ही मेरा निर्माण हुआ है और हर बेटे का एक फर्ज होता है कि माँ के लिए कोई शब्द ना बोल पाए, क्योंकि माँ से सबसे पहले मेरे मुंह से या किसी भी बच्चे के मुंह से जो शब्द निकलता है वो माँ का निकलता है। माँ प्रधान बनी और प्रधान बनने के साथ साथ नवाबगंज ब्लॉक में पहली महिला उपाध्यक्ष बनी खटीक समाज की। और मेरे गांव में सिकंदरपुर नरसा ये ग्राम पंचायत है और सिकंदरपुर नरसा से पहली समाज की, पहली अनुसूचित जाति की और पहली महिला बनी। ये कि मेरे लिए गर्व का बहुत बड़ा विषय है। समाज के लिए और परिवार के लिए ये तो गर्व की बात होती है कि कोई महिला किसी खेल में या किसी अन्य क्षेत्र में बढ़ती आगे है, तो वो तो खैर माँ थी, हमारी भी माँ, आपकी भी माँ।
चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन पर आता हूँ, फिर उसी पर कि आप बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं। आज तक मुझे आपकी पार्टी का एक नारा है 2024 के लोकसभा चुनाव में नारा नहीं रहा, वो समाजवादी के लिए जीवंत बन गया, क्योंकि आप पीडीए लेकर आए, लेकिन आज तक उस पीडीए में जो पी का मतलब है वो कन्फर्म नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया मैं इस बात को नहीं जानता हूं, और क्योंकि कभी पी का मतलब पिछड़ा हो जाता है, कभी पी का मतलब पीड़ित हो जाता है, कभी पी का मतलब पंडित हो जाता है, और कभी पी का मतलब पादरी हो जाता है। तो आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, लोगों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, लोगों को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के माननीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी सबको साथ लेकर चले और सबको लेकर सरकार बनाई और सबका सम्मान किया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ हमारे आदिवासी माइनॉरिटी और उसके साथ साथ वो लोग जो कि मैं बात करूं अगड़े हैं, और अगड़ों में भी वो लोग जो कि गरीबी, आर्थिक और कई सारी समस्याओं को झेल रहे हैं, हमारे लोग उसमें भी शामिल हैं। तो ये नारा बहुत बड़ा है, इस नारे की कई सारी फुल फॉर्म है, और ये नारा समाजवादी की बहुत बड़ी दास्तान है, और भारतीय जनता पार्टी तो मतलब इस नारे से परेशान है। तो नहीं परेशान क्या, उनके उप मुख्यमंत्री जी इस पीडीए की फुल फॉर्म बताते हैं जी, तो पब्लिक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मैं उनकी बात पर तर्क कहना चाहूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी की भी कई सारी मैं फुल फॉर्म बना सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो तो हो सकती है। क्योंकि आज का कोई भी युवा है भारतीय जनता पार्टी के नाम से परेशान है, उसके काम काज से परेशान है। मैंने यहाँ तक कि देखा है कि कई सारे कारनामे भारतीय जनता पार्टी के नेता रोड पे मिलते हैं, और रोड से लेकर गली मोहल्ले तक मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पीडीए को बदनाम कर रही है। ये तो पीडीए की बात रही, आपने अपना समाजवादी पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए? मैं शुरुआती में बता दूं आपको, मैंने बचपन से जब से राजनीति में मैं शुरुआत की है, मैं जमीन से उठ के नहीं, जमीन से जुड़ के चलने वाला इंसान हूं। क्योंकि मैं, बहुत सारे लोग जानते हैं अमन सूर्यवंशी जमीन से जुड़ा समाजवादी है, और मेरे लिए राजनीति कोई पद पाने का कोई मुद्दा नहीं है या कोई जगह नहीं है। मेरे लिए इतना है कि जहां भी गरीब, पीड़ित, लाचार, दुखी, मेरे अपनों पर अत्याचार हो, उनके हक की आवाज उठे, और उस आवाज में वहां के लोग ये कहें कि अमन सूर्यवंशी मेरे साथ है। बस मैं यही चाहता हूं। और समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है अमन सूर्यवंशी आज बड़े ही फख्र के साथ, बड़े ही गर्व के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में, समाजवादी पार्टी के मंच के बीच में, अपने नेता के बीच में अपने मुद्दे, अपने समाज के मुद्दे, गांव गली के मुद्दे रख सकता है। उस पर ना कोई रोक है ना कोई टोक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में रह के देख चुका हूँ। ठीक है, हमने आपकी पिक्चर देखी, और उस पिक्चर को देखकर मेरे मन में कई सवाल जागृत हुए हैं। बहुत पुरानी पिक्चर है, शायद आपको ध्यान है कि नहीं है। आपने शूटिंग में कहीं गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जीता, और उस मेडल को आपने पिताजी को रोल्स रॉयस बस में पहनाया था। उस तस्वीर को मैंने देखा है जी। ये विचार कहाँ से आ गया? वो उस समय मेरा मकसद, सच में इंसान, प्रकृति जिस तरीके से नियम बदलती रहती है, इंसान भी बदलता रहता है। मेरी शूटिंग की शुरुआत फतेहगढ़ अमेंडू स्पोर्ट शूटिंग एकेडमी से हुई थी, जिसके संचालक इंटरनेशनल शूटर मेरे आदरणीय बड़े भाई अनिल कुमार पाल जी हैं। और राजनीति में उस दौर में वो समाजवादी शास्त्रार्थ के जिलाध्यक्ष थे। आप भी तो उसमें उपाध्यक्ष थे। मैं उनकी कमेटी में उपाध्यक्ष था, और उपाध्यक्ष होने के साथ साथ उन्होंने मुझे शूटिंग सिखाई। तो इंटरेस्ट था, तो धीरे धीरे करके वो मुझे आगे तक ले गए, और मैं स्टेट तक खेला हूँ, क्वालिफाई किया हूँ। उनके आगे आशीर्वाद ये था, भैया का आशीर्वाद ये था कि मैं अमन सूर्यवंशी आगे जाए। वो मुझसे कहते रहे राजनीति तो बाद में कर सकते हो। तो जो मैंने जीता, तो मेरे लिए सबसे आज तक मैंने जो जीता है वो पापा को ही समर्पित किया है। हाँ, तो पापा बरेली जा रहे थे, और मैं फतेहगढ़ में उस समय रहता था, तो मैंने सोचा पापा का आशीर्वाद लिया जाए। और जीत सबसे बड़ी होती है, जीत की खुशी मेरे अंदर समा नहीं रही थी। हाँ, तो मैं एकदम ही बस अड्डे में पहुंचा, पापा मिले, पापा का आशीर्वाद लिया और मेडल समर्पित कर दिया। पापा देखो मैंने से जीता है।
तो पापा को भी लगा मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, और परिस्थितियां रही, क्योंकि स्पोर्ट है उसमें जो शूटिंग है वो सबसे महंगा गेम है, परिस्थितियों के कारण मैं उससे दूर हुआ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देश के और प्रदेश के, मेरे समाज के जितने भी सारे युवा हैं बहुत तरक्की करें, आगे बढ़ें, इंटरनेशनल प्लेयर बने, और मुझे लगता है समाजवादी सरकार आएगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी युवाओं को आगे भागीदारी देंगे, स्पोर्ट में भी कई सारे, और इसकी मैं लिखित दे चुका हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उन पर चिट्ठी लिखी थी, मैंने उस पर अपने लेटर पैड पे लिखा था कि आदरणीय भैया, जब भी आपकी सरकार ने परम श्रद्धेय नेताजी के नाम से इटावा में, फर्रुखाबाद में, मैनपुरी में, यानी कि हमारे जो भी जनपद के सटे हुए जिले हैं उनमें नेताजी, परम श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव स्पोर्ट शूटिंग रेंज बनाई जाए, जिसका उन्होंने लिया था, और सरकार बनने के बाद शायद इस पर अमल भी होगा। अगला सवाल जो है ये रील फिर कट जाएगी, मैं इस बात को फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी एक भाजपा के ही नेता है, पूर्व प्रधानमंत्री का एक बयान आया है, 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है जी। 2027 में जी समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार में आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता मुझे मिलते हैं, कहते लगे रही है सरकार आ रही है आपकी। तो ये जब वो लोग कह रहे हैं, और पीडीए भी कह रहा है, समाज भी कह रहा है, युवा भी कह रहा है, किसान भी कह रहा है, मजदूर भी कह रहा है, पीड़ित भी कह रहा है, दुखी कह रहा है, लाचार कह रहा है, रोजगार पाने के लिए ललक में लगे बहुत सालों से कमरे में बंद पड़े युवा बेरोजगार लोग, वो सभी कह रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं। ऐसा कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में जो कह नहीं रहा है कि समाजवादी सरकार आई है। 27 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी 27 के सत्ताधीश हैं, ये चीज कन्फर्म है। यानी कि कन्फर्म है कि कुछ ही दिन से आ रहे अगले। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की बूथ स्तर पर क्या तैयारी है, क्योंकि भाजपा का बूथ स्तर पन्ना प्रमुख से लेके मंडल अध्यक्ष, संयोजक बहुत सारी लंबी लिस्ट है, अगर उनको रूप मानने लग जाएंगे। समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर क्या तैयारी है? वो मायावी लोग हैं, जिस तरीके से सीता मैया का हरण करने के लिए रावण एक अपने मामा को लेके आता है और उसको मृग बनाता है कि तुम मृग बन जाओ, मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम रामचंद्र को बहलाना और मैं सीता हरलाऊंगा। तो इसी तरीके से नौटंकी करती है। बूथ स्तर पे हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है। मैं 192 कायमगंज विधानसभा का ये बूथ है, और इस विधानसभा की मैं बात करूं तो जो पिछले का रिकॉर्ड था हमारे, इससे पूर्व हमारे रिलेशन के विधायक रहे, तो उस बात पे आऊंगा मैं। हाँ, तो बसपा का ये गढ़ था, पहले कांग्रेस का रहा, कांग्रेस के बाद ये समाजवादी रहा, समाजवादी की पार्टी, फिर भी ये बसपा का हुआ, बसपा का भाजपा का हुआ। कायमगंज का तो रिकॉर्ड देखिए, एक बार जीतेंगे, अब दोबारा नहीं जीतेंगे। हाँ, वो चीज ठीक है, लेकिन मैं अपने बूथ की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ के हालात बने भारतीय जनता पार्टी, यानी कि मैं जिस दल में रहा उस दल का सिपाही अटूट तरीके से रहा, बूथ जिताने का काम किया। 24 में यहाँ से बूथ जीत के गया है, और मुझे लगता है 27 में भी ये बूथ के साथ साथ पूरी विधानसभा और पूरा जिला जीतेंगे, ये मेरा भरोसा है, मेरी उम्मीद है। 2023 में नगर पंचायत के चुनाव हुए, पहले तो आपके बड़े भाई अनुसूचित मोर्चा में भाजपा में उपाध्यक्ष थे जी। नगर पंचायत नवाबगंज से अध्यक्ष की टिकट मांगी जी, माननीय विधायक जी का शायद सहयोग रहा हो उसमें, आपके प्रजातीय हैं जी, और उसके साथ साथ अध्यक्षी में सीट नहीं हुई, कोई बात नहीं, सीट सामान्य पेशावर हो जी, पेशावर की हो गई, लेकिन सामान्य रही, लेकिन आपको पार्टी ने सभासद की टिकट नहीं दी, आपके परिवार को जी, उस पर क्या विचार है आपका? ये एक माँ के दो बेटे की कहानी है। मैं 5 भाई हूँ, 5 के प्लेटफॉर्म अलग अलग है। बिल्कुल है। मैंने समाजवादी पार्टी को चुना, भैया ने चाहे हमारे आदरणीय विधायक जी रहे हो उनके लिए, या फिर अपनी पार्टी के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए पार्टी को 2023 तक नहीं छोड़ा था। मैं 21 में शामिल हुआ, भैया 23 तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, और उनके एक आशा थी कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए हित करेगी, मेरे लिए अच्छा सोचेगी, और इसी सोच के साथ वो नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे। ये बात सत्य है। आवेदन भी किया था और नाम भी चल रहा था। अगर अनुसूचित जाति अगर ये सीट आरक्षित होती है तो कश्मीर सिंह खटी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाएगा। खैर, वो उनके दिल की बात है। हाँ। उनके दल ने आज तक किसी अनुसूचित जाति के साथ अच्छा नहीं किया, तो उनके साथ क्या करेगा। मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है जब भी मुझे मौका मिलेगा
मैं मौके का मोहताज नहीं हूँ, लेकिन जब भी मेरी पार्टी मेरे लिए बेहतरी करेगी, और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो मेरी सरकार आ जाए तो तमाम दलित युवाओं को, युवतियों को और पूरे समाज को खासकर बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा। ये मेरी उम्मीद और मेरा भरोसा है। आपके जीवन की सबसे फेवरेट शायरी? मेरे ये तो बात है, शायरी है, बहुत सारी शायरियां हैं। हाँ, क्योंकि जीवन जिसका संघर्ष में रहा हो उसके लिए शायरियां शायरियां हैं। नहीं, शायरी है, कोई फेवरेट होता है हर एक व्यक्ति का। शायरी है मेरे जीवन में मैं बहुत सारी लाइनें हैं, क्योंकि मैं जब भी माइक पे जब विचार रखता हूँ तो कहीं कहीं शायरियों का भी इस्तेमाल करना जरूरी भी। नहीं, वो तो बहुत जरूरी है। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 लाइनें पढ़ के बताऊंगा, और जो कि आज के जमाने में युवाओं के बीच और हर संघर्ष में इंसान के बीच जो कि बेहतरी करना चाहता है अपने घर, परिवार और समाज के लिए। तो इसके लिए है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे। क्या बात है। चलिए, मैंने आपसे कहा कि मैं आऊंगा उस सवाल पर फिर लौट के। पूर्व विधायक जी से क्या संबंध, अब भी संबंध है या नहीं है? आदरणीय पूर्व विधायक जी हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं। उनका सम्मान मैं पैदा हुआ था तब से है, और मैं आगे जितनी भी टेस्ट पार करते जाऊंगा उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, और निरंतर मेरे साथ है और निरंतर रहेगा। वो तो हमारे अभिभावक हैं, हमारे परिवार के हैं। चलिए, अम्बेडकर विचारधारा क्या है? आप उसके जिला अध्यक्ष हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़ा महाकाव्य है, जिसको मन सूरबंसी आधे से भी आधा पढ़ नहीं सकता। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, जो कर पा रहा हूँ, और मैं ही नहीं, इस देश के जो भी शोषित पीड़ित लोग आज जो बोल रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं, ये कुर्ता कहते हैं, ये रुतबा मेरा तेरे संविधान से है। तो मैं जो कोई कर रहा हूँ, मैं नहीं, हमारे जितने भी हैं, हमारी बहन जी, बहुजन समाज की हमारी बहन जी आदरणीय मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही। हमारे परम सिद्ध नेताजी मुलायम सिंह यादव, वो भी संविधान की देन है, मुख्यमंत्री रहे। हमारे नेता खुद संविधान की ही देन है, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की देन है। क्योंकि पहले के जमाने में तो रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब तो पेटी से होता है, और अब तो पेटी से होने लगा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाकर रानी के पेट की नसबंदी कर दी है। अब एक राजा, रानी के पेट से राजा नहीं, बल्कि एक मेहरानी के भी पेट से राजा पैदा हो सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर और उनका संविधान। अब शायद हो सकता है पॉडकास्ट अंतिम समय पे हो। पेपर लीक पे क्या विचार है? बहुत ज्यादा हुआ, इस्तीफा ले लिए, माने नहीं। युवा कहते हैं ना, ये जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। जवानी और इस देश के जो युवा है वो इस देश की धरोहर है, मजबूती है, और उनके साथ अगर अहित होगा, उनके बारे में अगर कुछ भद्दा होगा, तो निश्चित तौर पे अपनी आवाज उठाएंगे। और मैं भी जंतर मंतर जाने को था, नवाबगंज थाने के एसएसओ साहब और सीओ साहब, कप्तान मैडम, सभी लोगों ने हमारे घर को चौकी बना दिया। तो मैंने कहा भैया हम आतंकवादी तो है नहीं, समाजवादी है और समाज के साथ साथ मैं भी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरी आज भी पढ़ाई चालू है। मेरा लॉ चल रहा है, लास्ट स्टेज पे है। तो मैंने कहा मेरे साथ, मेरे भाइयों के साथ अहित हुआ है, तो उसकी आवाज उठाना कोई गलत है तो बताइए। कम से 24-25 पुलिस वाले 2-3 गाड़ियां लेके यहाँ बने रहे और मुझे जाने से रोका, लेकिन वो आवाज अमन सूरवंशी के भाइयों की और इतनी अधिक थी, इतनी ज्यादा उनके जोश था, एकजुटता थी कि उस आवाज के साथ साथ उन्होंने जंतर मंतर पर डटे रहे। अंत में धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, धूल चटा दी युवाओं ने, और वही युवा आज भी उस डंडे को, आज भी उन लाठियों को, गालियों को, आंसू के गैस के गोलों को दबाए हुए बैठे हैं। 27 में करारा जवाब देंगे। और पूरा विपक्ष हावी था पेपर लीक पर, लेकिन झारखंड में विपक्ष नहीं बोल रहा है। झारखंड मैं बात करूं, वहां के जो मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सोरेन जी, ये वहां से उनका संवाद होना तय है और जल्द ही वो इस पे कवायद करेंगे। और रही बात सरकार की, तो युवाओं के बीच मुझे लगता है कोई भी बात हो या मुद्दा हो, सरकार को
संवाद करना चाहिए, सामने बैठ के बात करना चाहिए, पूछना चाहिए क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। ठीक है। भविष्य का विजन? भविष्य का विजन यही है कि जब तक जीवन है आवाज उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और जहां अन्याय होगा मंसूर वंशी वहां पहुंचेगा। सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, यही हमारा विजन है। लोगों के बीच हमारा रहना उठना उठना बैठना हो रहा है, और पार्टी जो मुझे दिशा निर्देश देगी उसका मैं पालन करता रहूंगा। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के जो भी निर्देश प्राप्त होंगे अमन सूर्यवंशी वहां खड़ा मिलेगा। एक दो सवाल और हैं। संगठन में थोड़ा अनमन चल रहा है, मुझे लग रहा है इस समय। संगठन में कतई अनमन नहीं कि कहीं का क्या नाम विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाया गया, किसी का नाम ओपन नहीं किया गया। अभी मैंने कल या परसों एक वीडियो देखा है मैंने इस पर। आपके ही प्रदेश उपाध्यक्ष हैं किसी संगठन में, नाम नहीं लूंगा, उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी में हमारे किसी भी कोई भी दल हो, कोई घर परिवार हो, रोज लड़ाई झड़ाई होती है, लेकिन जब बात जब 27 की आती है और विधानसभा चुनाव की आती है, हम सभी समाजवादी एकजुट होकर एक तरीके से मन बनाकर चुनाव लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद में कोई अनबन नहीं है, कतई अनबन नहीं है। कांगन विधानसभा अध्यक्ष के पद की बात रही तो कांगन विधानसभा के अध्यक्ष अरविंद कुमार यादव जी हैं, और जिलाध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, और मैंने इसकी पड़ताल भी की है। मैंने इसके बारे में जाना है कि इससे पहले जो सोमेंद्र यादव विधानसभा अध्यक्ष है उनको किसी कारणवश उनको उनके पद मुक्त किया गया है। इस समय जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अरविंद यादव जी हैं, और जो बने थे वो भारतीय जनता पार्टी के सारे में बने हों या फिर वो बीमार रहे हो, कहते हैं उनकी आईडी वगैरह हैक कर ली है। इसलिए की गतिविधियां होती रहती हैं, जालसाजी लोग जाल बिछाते रहते हैं, लेकिन हमारा संगठन पूर्ण रूप से मजबूत है। हम सभी लोग एकजुट हैं और 27 के लिए अपनी निरंतर मेहनत कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? युवाओं के लिए यही संदेश है, आप भी एक युवा है, हम भी एक युवा हैं, कुछ तो संदेश होना। युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि जिस उसके साथ रहिए, उसकी बात करिए, उसके साथ चलिए, उसकी आवाज में अपनी आवाज दीजिए, जो कि आपके भविष्य के लिए सोच रहा हो, आपके भविष्य के लिए कर रहा हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने युवाओं के लिए क्या नहीं किया। वो उत्तर प्रदेश के सबसे एंगेज्ड मुख्यमंत्री थे। उन्होंने युवाओं के लिए लैपटॉप योजना हो गई, उन्होंने कन्या विद्याधन हो गया, साइकिलें हो गई, और तमाम ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गए, ITI कॉलेज हो गए, रोजगार दिया। और निरंतर वो युवा हैं और युवाओं के लिए ही सोचते हैं, और कहते हैं समाजवादी पार्टी कभी पूरी नहीं होगी कि युवाओं की पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी मैं यही कहना चाहूंगा युवाओं के लिए कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, और जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जी जान लगाकर आप उसमें आगे बढ़िए और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके चलिए, परिवार को एकजुट बनाए रखिए और निरंतर मेहनत करिए, लक्ष्य आपको मिल जाएगा। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और सबसे पहले नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने भी बहुत सारा संघर्ष में जीवन बिताया है। मुझे लगता है कि आपका भविष्य सुनहरा है, और हम तो हमेशा ही आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा सोचते हैं। आप बहुत बेहतर हो, आनंदित रहें, मस्त रहें, दुरुस्त रहें, और आपको कामयाबी मिले, यही मेरी कामना है। अगर कोई जहन में आपके सवाल हो तो आप दर्शकों से बोल सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि संघर्ष से कुछ लोग घबरा जाते हैं। मुझे भी कई सारी चीजें ऐसी आई राजनीति में, किसने प्रवेश हुआ, मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी ने जब मेरे साथ अहित किया, जब मुझे अपमान किया, मुझे LY डिग्री कॉलेज जो कायमन में है रेलवे रोड पर, वहां मुझे अपमानित किया गया। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले दिया तो क्या गुनाह हो गया? नहीं, तो सबके आदर्श हैं। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले दिया तो क्या गुनाह हो गया? मैं भी चुटिया वाला किसी दिन हुआ करता था, मेरे भी कान में कभी ओम पड़े होते थे, मैं भी कभी रुद्राक्ष की मालाएं और माथे पर चंदन लगाया हुआ करता था। लेकिन मुझे जब पता चला कि मेरे अगर कोई असली भगवान है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी मेरे भगवान हैं, और भगवान की बात कहना, उनके बारे में 2 शब्द कहना, ये RSS और BJP के लिए बहुत नागवार गुजरी। तभी से मेरा मोह भंग हो गया। मैं यही कहना चाहूंगा, सम्मान से जिंदगी जीने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए, और गुलामी कतई नहीं करनी चाहिए, किसी भी दल की नहीं करनी चाहिए, और किसी भी बाहुबली नेता मंत्री की गुलामी नहीं करनी चाहिए। आप स्वतंत्र रूप से काम करिए, जिस भी क्षेत्र में जाइए स्वतंत्र रहिए, और सत्यता को वरीयता दीजिए, और जीत और मेहनत कीजिए, यही मेरी सलाह है। चलो, तो मैं भी डॉक्टर त्रिलोकीनाथ शो के दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि साथ दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, प्यार अगर दिल से करोगे तो निभाएंगे जरूर, कितने भी कांटे क्यों ना हो राहों में, आवाज अगर दिल से दोगे तो आएंगे जरूर। ये थे हमारे साथ
अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष अमन सूर्यवंशी जी। और आप भी देखते रहिए द त्रिलोकीनाथ शो। कैमरामैन अवनीश के साथ मैं त्रिलोकीनाथ, द त्रिलोकीनाथ शो। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।